नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा से तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध और भी मजबूत होंगे। 3 देशों के दौरे में पहला पड़ाव होगा इंडोनेशिया। ये यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं बल्कि भारत की एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक विजन को नई गति देने वाली मानी जा रही है। जकार्ता के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री और दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर होगी चर्चा। पीएम जकार्ता में भारतीय प्रवासी समुदाय की एक विशाल सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। इंडोनेशिया के बाद प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज के निमंत्रण पर मेलबर्न की यात्रा करेंगे। मेलबर्न में प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मेलबर्न से 10-11 जुलाई को ऑकलैंड की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कई महत्वपूर्ण पहलों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 232 अन्न भंडारण गोदामों का हस्तांतरण, लोकार्पण और शिलान्यास होगा। समारोह में अमूल और एनसीसीएफ द्वारा 64 एकड़ के सहकारी वनीकरण प्रोजेक्ट सहकार वन के साथ ही उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बीबीएसएसएल की टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन होगा। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में एनसीडी 3.0 जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन और एनडीडीबी के दूध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ भी इस समारोह में किया जाएगा और 50,000 पैक्स को ई पैक्स में रूपांतरित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान बीज प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए बीबीएसएसएल और आईसीएआर के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे और डेयरी सहकारी समितियों के लिए आदर्श उपविधियां जारी की जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके बाद पश्चिम बंगाल जाएंगे और शाम को कोलकाता में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के राष्ट्रीय समारोह में शामिल होंगे। संस्कृति मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर स्मरणीय कार्यक्रम मिलन मेला प्रांगण में होगा। इसमें सामूहिक वंदे मातरम गायन और सांगीतिक श्रद्धांजलि प्रस्तुत की जाएगी। कोलकाता में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के निर्माण का भूमि पूजन भी होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। विशेष स्मरणीय कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और योगदान पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाएगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और विरासत को समर्पित एक विशेष प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जाएगा। पीएम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें नमन किया और कहा कि जैसे जैसे हम विकसित भारत की ओर अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, उनका विजन हमारे रास्ते को रोशन करता रहेगा। अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए उनका संघर्ष भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। भारत आज गुवाहाटी में ब्रिक्स देशों की ड्रग्स निरोधक एजेंसियों की अहम बैठक की मेजबानी कर रहा है। 2 दिन की इस बैठक में ड्रग्स तस्करी और डार्कनेट के जरिए हो रही अवैध गतिविधियों पर संयुक्त रणनीति पर चर्चा होगी। भारत इस साल अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 6-7 जुलाई को केरल के कोच्चि में महिला वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी कर रहा है। महिला वर्किंग ग्रुप की बैठक सदस्य देशों को महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने वाले मुद्दों पर चर्चा करने और आम सहमति बनाने का अवसर प्रदान करेगी। भारत उपभोक्ता संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। 8 जुलाई तक स्विट्जरलैंड की जिनेवा में इस सत्र में उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े उभरते वैश्विक मुद्दों, कानूनों और नीतियों पर चर्चा होगी। भारत सरकार की ओर से उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे प्रतिनिधित्व करेंगी। इस दौरान भारत उपभोक्ता संरक्षण पर वैश्विक विचार विमर्श का नेतृत्व करेगा। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने पंजाब सरकार को चंडीगढ़ और मोहाली में आम आदमी पार्टी के आईटी सेल के 2 कार्यालयों को बंद करने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आरोप है कि इन केंद्रों के जरिए श्री अकाल तख्त साहिब और अन्य सिख धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर
संगठित तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा है। अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा आयोजित पंथक एकत्र के दौरान चेतावनी दी गई। यानी कुलदीप सिंह ने कहा कि इस मुद्दे को पहले भी सरकार के ध्यान में लाया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 10 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो पंथ इन केंद्रों तक मार्च करेगा और उनकी गतिविधियां बंद कराएगा। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित गबन मामले के बीच आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में ट्रस्ट के सभी 14 सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में दान पेटी से जुड़ी कथित अनियमितताओं पर एसआईटी जांच रिपोर्ट की समीक्षा होगी और महासचिव चंपत राय व ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर चढ़ावा और दान की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने पर विचार किया जाएगा। ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने बताया कि सभी सदस्यों को बैठक की सूचना दे दी गई है और उनसे शामिल होने का अनुरोध भी किया गया है। बैठक दोपहर 3 बजे मंदिर परिसर में होने वाली है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास ने कहा है कि रामलला मंदिर में हुई चोरी के मामले में प्रशासन, अयोध्या के जिलाधिकारी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि दोषियों को फांसी की सजा भी दी जाती है तो ट्रस्ट को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। सोनी की रामचरितमानस के गायब होने को लेकर उठे सवालों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से इसकी तस्वीर जारी की गई है। ट्रस्ट ने साफ किया है कि स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस राम मंदिर में पूरी तरह से सुरक्षित है। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायणन ने दावा किया था कि उनके परिवार ने राम मंदिर को दान की गई करीब 5 करोड़ रुपए की सोने से मढ़ी रामचरितमानस दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। विशेष रामचरितमानस लगभग 147 किलो वजनी है, जिसके पन्नों पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई है। इसे एस लक्ष्मी नारायणन और उनकी पत्नी ने राम मंदिर को भेंट किया था। विवाद बढ़ने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस की तस्वीर जारी की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा के पहले चरण में दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्वानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। विदेश मंत्री ने कतर में भारतीय समुदाय से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों में समुदाय के कल्याण के महत्व पर जोर दिया। असम विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले मंत्रिमंडल ने आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयक को भी स्वीकृति दी गई है। इसमें असम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026 और असम जन विश्वास विधेयक 2026 शामिल है। असम मंत्रिमंडल ने 100 करोड़ रुपए के परिव्यय से हेल्पलाइन 112 के तहत एकीकृत आपात कार्रवाई प्रणाली की भी स्वीकृति दी और पर्यटन और औद्योगिक विकास, भूमि प्रशासन और खनिज संसाधन प्रबंधन से संबंधित कई उपाय भी मंजूर किए। भारत निर्वाचन आयोग ओडिशा के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। 30 मई से 28 जून के बीच घर घर जाकर किए गए एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से 20 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। ओडिशा के सीईओ ने बताया कि 8.32 लाख नाम इसलिए हटाए गए क्योंकि वोटर की मौत हो चुकी थी। 10.07 लाख नाम इसलिए हटाए गए क्योंकि वो कहीं और चले गए थे या उनका पता नहीं चल सका। ओडिशा के जिन वोटर्स को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से अपना नाम हटाए जाने को लेकर कोई शिकायत है, वो अगले 30 दिनों के दौरान रविवार से शुरू होकर 4 अगस्त तक दावे, आपत्तियां या शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन में पहली बार 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने इंदौर के मनोज मालपानी और गुना के अनिमेश भार्गव को वक्फ बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। बीएमसी ने आज सभी सरकारी, निजी और बीएमसी संचालित स्कूल कॉलेजों में छुट्टी की घोषित। आईएमडी ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया। वहीं मुंबई विश्वविद्यालय ने आज के लिए निर्धारित सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के अलावा तेज हवा चलने का भी पूर्वानुमान जताया है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव हो गया है। कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। मुंबई के मानपुर इलाके में ग्राउंड प्लस 3 मंजिला छौल का हिस्सा ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ। हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।
मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर खंडाला एग्जिट के पास भूस्खलन की घटना सामने आई। मुंबई की ओर जाने वाली लेन अब बंद है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई पुणे घाट सेक्शन में भारी भूस्खलन और रेलवे ट्रैक पर बड़े पत्थर गिरने से पैदा हुई स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि टीम बहाली के लिए काम के लिए पूरी तैयार है। पश्चिमी और मध्य रेलवे के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो टीम के तौर पर काम करें ताकि सभी ट्रेन सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और केरलम के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। राजस्थान के कई जिलों और पहाड़ी राज्यों के कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज वार्निंग जारी है। राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से लोग भीषण गर्मी की मार झेल रहे थे, पर अब अचानक मौसम बदला हुआ है। लगातार रुक रुक कर बारिश जारी है, जिससे लोगों को उमस से राहत तो मिली है और साथ ही भीषण गर्मी से भी उन्हें राहत मिली है। फिलहाल मौसम विभाग ने आज के लिए भी दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के धनबाद क्षेत्र में अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी पर सख्ती के निर्देश दिए। उन्होंने सीआईएसएफ को जीरो कोयला लीकेज योजना लागू करने को कहा है। ये निर्देश केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए गए। बैठक में अवैध खनन और कोयला चोरी की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2026 के अंत तक देश में 5 सेमीकंडक्टर प्लांट पूरी तरह चालू हो जाएंगे, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की स्थिति और भी मजबूत होगी। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार अब तक 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दे चुकी है, जिनमें 3 में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है, जबकि 2 अन्य जल्द उद्घाटन के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की 2500 करोड़ रुपए की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना से आधुनिक रक्षा उपकरणों का निर्माण होगा, जिससे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता और निर्यात को मजबूती मिलेगी। साथ ही करीब 5000 रोजगार सृजित होंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह परियोजना ग्वालियर चंबल अंचल को देश के अग्रणी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करेगी। केंद्र सरकार के अनुसार एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम से 2014-15 से मई 2026 तक भारत को 1.90 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से जुड़े कस्टम नियम 15 जुलाई से होंगे लागू। सरकार ने सामान के मूल्य स्थगन निर्धारण और टैरिफ लाभ के लिए जरूरी शर्तें की तय। इन नियमों का उद्देश्य समझौते के तहत व्यापार को आसान और पारदर्शी बनाना है। पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद भारत की उर्वरक आपूर्ति सामान्य। उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक 20 में से 15 जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार कर भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि इन जहाजों में 3.32 लाख टन यूरिया, 2.57 लाख टन डीएपी और 1.11 लाख टन सल्फर की बड़ी खेप शामिल है। नॉर्थ ईस्ट डेयरी एंड फूड्स लिमिटेड ने असम में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और सुजुकी R&D सेंटर इंडिया के साथ साझेदारी की। शेयर बाजार में तेजी लौटने के बीच देश की शीर्ष 10 में से 6 कंपनियों का संयुक्त मार्केट कैप बीते सप्ताह 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़ा। इस दौरान भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, LIC, HDFC बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर को सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ।
पाकिस्तान का व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2025-26 में 22% बढ़कर 39.5 अरब डॉलर पहुंचा। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। तस्वीरें आ रही है। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में इंडोनेशिया का रुख करेंगे। 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये तस्वीरें आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पहुंचेंगे इंडोनेशिया। आपको बता दें कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की यात्रा कर रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, फिर न्यूजीलैंड का रुख भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री इंडोनेशिया पहुंचेंगे। 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने रवाना होने से पहले अपने डिपार्चर स्टेटमेंट के जरिए अपनी यात्रा के बारे में जानकारी साझा की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर मैं 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा करूंगा। तो ये तस्वीरें आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं इंडोनेशिया के लिए। साल 2018 में मेरी पहली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने अपने डिपार्चर स्टेटमेंट के जरिए ये बात साझा की है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि संबंधों के इस स्तर पर पहुंचने के बाद ये मेरी पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। ये यात्रा राष्ट्रपति प्रबोवो की राजकीय यात्रा के बाद हो रही है, जो 26 जनवरी 2025 को हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। तो तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों की यात्रा के लिए रवाना होने से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में इंडोनेशिया पहुंचेंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री ने अपना एक डिपार्चर स्टेटमेंट भी जारी किया है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरे सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध हैं और मेरी यात्रा हमारी बहुआयामी साझेदारी के सभी पहलुओं को और भी मजबूत करेगी। इस यात्रा के दौरान मैं इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलूंगा और राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ योग्यकर्ता में प्राम्बनन मंदिर परिसर का दौरा भी करूंगा, जो हमारे करीबी सांस्कृतिक संबंधों का एक और शानदार उदाहरण है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं और इन 3 देशों की यात्राओं की अगर बात करें तो सबसे पहला पड़ाव रहने वाला है इंडोनेशिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा पर रवाना होने से पहले अपना एक डिपार्चर स्टेटमेंट भी जारी किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरह से भारत और इंडोनेशिया के जो संबंध हैं वो और भी प्रगाढ़ और गहरे होते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया अपने संदेश में कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर मैं इंडोनेशिया की यात्रा कर रहा हूं और निश्चित तौर पर जिस तरह से सांस्कृतिक रूप से, रणनीतिक रूप से भारत और इंडोनेशिया के संबंध रहे हैं, तो ये यात्रा के दौरान इसके बाद जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है उसके बाद भारत और इंडोनेशिया के जो संबंध हैं वो और भी मजबूत होते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं और पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री इंडोनेशिया का रुख करेंगे। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारी बाकी की खबरों का एक्सप्रेस 100 की। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज तड़के रूस ने मिसाइल हमला किया, जिसमें शहर के केंद्र के पास एक रिहायशी इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अधिकारियों के मुताबिक इमारत की 7वीं से 9वीं मंजिल के बीच कई लोग फंसे हुए हैं। साथ ही रूसी ड्रोनों को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय रहे। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के जापोरिजिया शहर पर रूस के ग्लाइड बम हमले में एक पुलिस अधिकारी की मौत, वहीं 13 लोग हुए घायल। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल। हमले में कई निजी मकान और एक रिहायशी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि हमले के बाद इलाके में आग भी लग गई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि दोनों नेता 99% मामलों में सहमत होते हैं और किसी भी असहमति को आपसी बातचीत से सुलझा लेते हैं। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल की संयुक्त कार्रवाई से क्षेत्र में नए शांति समझौता का रास्ता
खुल सकता है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इसके अलावा इजरायल कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश ठुकराया है। इजरायली कैबिनेट ने ब्रॉडकास्ट रेगुलेटर से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न मानने के पक्ष में वोट देकर देश के संवैधानिक संकट की आशंका बढ़ाई है। इजरायली सरकार का कहना है कि रेगुलेटर काउंसिल के पास कानूनी रूप से जरूरी न्यूनतम सदस्य नहीं है, इसलिए उसे फैसले लेने का अधिकार नहीं है। वहीं विपक्षी नेताओं ने इस कदम को लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। तुर्की में अगले सप्ताह होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन से पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ टर्की के नाटो विरोध मार्च में शामिल 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया। अंकारा में नाटो विरोधी प्रदर्शन पर पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी। शिखर सम्मेलन से पहले राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस्तांबुल में भी विरोध प्रदर्शन हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस हफ्ते तुर्की पहुंचेंगे, जहां वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर युद्ध खत्म करने के रास्तों पर चर्चा करेंगे। व्हाइट हाउस के अनुसार ट्रंप की पहली बैठक तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन से होगी और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा से भी वो मिलेंगे। वेस्ट वर्जीनिया के गवर्नर पैट्रिक मॉरिसी ने वुड काउंटी के पार्कर्सबर्ग स्थित पीपल्स कॉटेज वेयरहाउस में लगी भीषण आग के बाद रविवार को इमरजेंसी घोषित की। साथ ही राज्य की एजेंसियों को राहत, बचाव और पर्यावरणीय असर से निपटने के लिए हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है और जांच जारी है। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने इमरजेंसी और आपदा प्रबंधन के लिए नई मिलिट्री यूनिट बनाने का ऐलान किया है। वहीं हालिया 2 भूकंपों से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,342 हुई। सरकार के मुताबिक 16,470 लोग घायल और 17,345 लोग बेघर। राहत कार्य जारी। चीन और रूस अगले हफ्ते किंगदाओ के पास संयुक्त नौसैनिक और हवाई सैन्य अभ्यास करेंगे। दोनों देश प्रशांत महासागर में संयुक्त समुद्री गश्त भी करेंगे। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में नॉर्वे ने फुटबॉल जगत को चौंकाते हुए ब्राजील को 2-1 से हरा दिया। नॉर्वे की इस ऐतिहासिक जीत के नायक बने अर्लिंग हालांड। उन्होंने दूसरे हाफ में 2 गोल दागकर ब्राजील की उम्मीदों को धराशायी किया। ब्राजील के लिए इंजरी टाइम में नेमार ने गोल किया। 1990 के बाद पहली बार ब्राजील विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया। ब्राजील के सर्वकालिक शीर्ष गोल स्कोरर नेमार ने नॉर्वे के खिलाफ मिली हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने बेलिंगहम के 2 गोल की मदद से मैक्सिको को 3-2 से हराने में सफलता पाई। इस मुकाबले में इंग्लैंड के क्वांसा को 54वें मिनट में रेड कार्ड मिला, जिसके कारण उन्हें बाकी बचे मैच में 10 खिलाड़ियों के साथ ही खेलना पड़ा। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का सामना नॉर्वे से होगा। फीफा विश्व कप में आज देर रात पुर्तगाल का सामना स्पेन से होगा। दोनों टीमों ने अब तक प्रतियोगिता में एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है। पुर्तगाल और स्पेन के बीच 41 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। इनमें स्पेन ने 18 और पुर्तगाल ने 7 मैच जीते हैं। 16 मुकाबले ड्रॉ रहे। मेजबान अमेरिका के सामने प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की चुनौती होगी। फीफा वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच ये तीसरी भिड़ंत होगी। अमेरिका और बेल्जियम के बीच 7 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए। इनमें बेल्जियम ने 6 मैच जीते हैं। अमेरिका को सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने महिला T20 विश्व कप में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए एक और विश्व खिताब अपने नाम कर लिया। खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार ट्रॉफी अपने नाम कर ली। 151 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर 1 गेंद में 3 विकेट खोकर हासिल किया। 7 बार के विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया और वो विंबलडन में सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाले पुरुष एकल खिलाड़ी बने। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहुंचने के साथ ही उन्होंने रोजर फेडरर के रिकॉर्ड को अपने नाम किया। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त और गत विजेता यानिक सिनर ने भी आसान जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। जापान की नाओमी ओसाका ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाया। महिला एकल में 7वीं वरीयता प्राप्त कोको गॉफ को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। गॉफ ने चौथे दौर के मुकाबले में बेलिंडा बेंसच को 3 सेट में हराने में सफलता पाई। कनाडा की युवा तैराक समर मैकिंटोश ने महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने 2 मिनट 01.65 सेकंड के साथ रिकॉर्ड अपने नाम किया। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।